एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले हमने क्या किया था, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे जो बैटल ऑफ बक्सर है वो होता है, उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या कॉजेस थे और कैसे फिर उसमें है ना डिफीट मिलती है और ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में इस्टेब्लिश होता है। आगे उसी अलायंस के बारे में डिस्कशन किया है कि कैसे अलायंस होता है। देखिए, अलायंस बिटवीन नवाब मीर कासिम शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड मुग़ल इम्पीरियर। तो कैसे मुग़ल जो राजा थे, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे, इन्होंने अलायंस बनाए, इन्होंने अपना संगठन बनाया। तो देखिए लिखा है, दीज इंक्लूड्स लेड मीर कासिम टू साइन एन अलायंस विथ अवध। और ये सब जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस कारण से है ना जो अंग्रेज़ थे वो अटैक बार बार है ना क्या कर रहे थे, मीर कासिम के ऊपर कर रहे थे। तो इससे जो मीर कासिम था उसने अलायंस बनाया किसके साथ, विथ अवध वेयर नवाब शुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब के साथ शुरुआत में इसने क्या कर लिया है ना, अलायंस बनाया, संगठन बनाया, सपोर्टेड हिज एक्शन। और इस है ना ये जो सपोर्ट किया है ना, ये जो काम कर रहा था है ना, ही हैपेंड to be a वजीर ऑफ मुगल रूलर शाह आलम सेकेंड whom was also campaigning in अवध एट द टाइम। और इसी समय एक और घटना होती है, क्या होता है कि जो अवध था वहाँ पर है ना मुग़ल के शाह आलम कैंपेन में आते हैं, घूमने आते हैं। और मुग़ल जो राजा थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने क्या किया है ना, ठीक है, यहाँ पर साइन क्या है किया, या ट्रीटी या अलायंस में क्या है ये जुड़ जाते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं, ये घूमने आए थे ना, तो लिखा हुआ है whom was also campaigning अवध एट द टाइम। इसी समय पर जब ये सब ट्रीटी हो रही थी तो ये क्या है, यहाँ पर अलाइन यहाँ पर घूमने आए थे और बाद में फिर ये भी इसमें शामिल हुई। ही ऑल्सो ज्वाइंड द अलायंस, और बाद में ये भी इसमें क्या है शामिल होते हैं। द कंबाइंड फोर्स ऑफ द थ्री पावर्स स्टार्टेड अ बैटल विद द ब्रिटिश एट पटना। और तीनों ने मिल करके क्या किया है ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया है ना, पटना जो था वहाँ पर क्या है ना, ठीक है, फाइट क्या है स्टार्ट की। However, at Buxar, their forces were decisively defeated by the British force in October 74 और 24 अक्टूबर 1764 को जो बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, तो जो फोर्स थी ना इनकी तीनों की मिला करके वायर डिसाइसिवली डिफीटेड, निर्णायक तरीके से हरा दिया गया 64 में, अंडर द कमांड ऑफ मेजर हेक्टर मुनरो। और अंग्रेज़ों का जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और मुनरो ने इन तीनों को क्या है एक साथ हरा दिया। मीर कासिम फील्ड, मीर कासिम यहाँ से भाग गया। वाइल शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स। और जो मीर कासिम थे वो भागे, शुजाउद्दौला शाह आलम ने सरेंडर कर दिया है ना, ठीक है, कि अब हम है ना आपके शरण में हैं, और ब्रिटिशर्स के सामने वो घुटने टेकते हैं। द बैटल केम टू एंड इंड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। और 1765 में ये युद्ध समाप्त होता है। बैटल ऑफ जो बक्सर था वो किससे समाप्त होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी होती है, और उसके बाद ये समाप्त होता है। देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी दो थी, दोनों जो थी वो 1765 में ही थी, 4 दिन के अंतराल में हुई थी, है ना। तो देखिए दिया है पहला ट्रीटी में क्या है, द ट्रीटी वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश कंपनी वाइल द टू अलायंस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जो ट्रीटी थी वो किसके बीच साइन हुई थी, ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके बीच, विथ टू अलायंस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। और जो बंगाल ऑफ नवाब था मीर कासिम जो यहाँ से भाग गया था, इसके जो 2 अलायंसेस थे, 2 जो साथी थे, कौन कौन, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इनके बीच में होती है। बाय दिस ट्रीटी शुजाउद्दौला ऑफ अवध हैड टू एग्री टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये ट्रीटी जो है वो अवध के नवाब के साथ होती है और इसमें कुछ कंडीशन थी। पहला क्या था, दैट द नवाब एग्रीड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कोरा टू इम्पीरियर शाह आलम। तो पहला जो बात हुआ कि जो नवाब है वो क्या करेगा, इलाहाबाद और जो कोरा, उस समय एक सिटी थी कोरा और इलाहाबाद, उसको क्या कर देगा, शाह आलम को दे देगा, है ना, तो टू इम्पीरियर शाह आलम। दूसरा क्या था, दैट ही एग्रीड टू पे 50 लाख रुपीज़ टू द कंपनी एज वार्स इन डेमिनिटी, है ना। और साथ में दूसरा क्या था, कंपनी ने इसके ऊपर क्या है आरोप लगाया कि जो आपने युद्ध में भाग लिया है, इंडेमिनिटी हुई है, क्षति हुई है, हानि हुई है,
उसके लिए 50 लाख रुपए आपको कंपनी को देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी है ना साइन हुआ कि 50 लाख रुपए कंपनी को हानि जो हुई है ना युद्ध से, उसके लिए देना पड़ेगा। तो कौन देगा? जो यहाँ का शुजाउद्दौला था वो देगा 50 लाख रुपए। आगे दिया है दैट द नवाब वुड रेंडर मिलिट्री हेल्प टू द कंपनी इन टाइम ऑफ नीड एंड द कंपनी वुड हेल्प हिम विद द ट्रूप्स टू सेफगार्ड हिज फ्रंटियर्स इफ द नवाब वॉज रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस। और थर्ड जो ट्रीटी हुई, थर्ड जो बात थी वो लिखी थी दैट द नवाब वुड रेंडर मिलिट्री हेल्प, यदि नवाब को ज़रूरत होगी तो मिलिट्री सहायता क्या है कंपनी करेगी। हेल्प टू द मिलिट्री कंपनी इन टाइम्स ऑफ नीड, तो जब भी नवाब जो है उसको मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या है इसकी सहायता करेगी, है ना, या कंपनी की ये सहायता करेगा, है ना। वही लिखा है हेल्प टू द कंपनी इन टाइम टू नीड, तो जो कंपनी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी की सहायता करेंगे। एंड द कंपनी वुड हेल्प हिम विद द ट्रूप्स टू सेफगार्ड, इसके अलावा अलग अलग सेना से युद्ध जब होगा तो कंपनी जो है वो नवाब की सहायता क्या है करेगी। तो दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग थी कि जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तो नवाब क्या है सेना से सहायता करेगा, और जब नवाब को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, है ना, ठीक है, कंपनी क्या है इनकी सहायता करेगी, इनके है ना जी जो सेफ गार्ड है उसकी रक्षा क्या है करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये बड़ा चालाकी से ये ट्रीटी किए थे। ये बोले है ना आगे लास्ट में क्या, इफ़ द नवाब वाज रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस, तो जब क्या होगी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी तब तो ये सहायता करेंगे, और कोई पैसा क्या है कंपनी इनको नहीं देगी। जब भाई सेना लड़ेगी नवाब की तो भाई उनके सेना को जो खाने का पैसा है, ये सब का पैसा है, युद्ध के हथियार हैं, ये सब कौन देगा, नवाब ही देगा। लेकिन यदि कंपनी इनकी सहायता करेगी, वही लिखा है इफ़ द नवाब वाज रेडी, नवाब को यदि इनकी ज़रूरत पड़ती है और नवाब रेडी होता है तो जितना भी कॉस्ट होगा वो सब क्या करेगा, नवाब ही मेंटेनेंस का इनको देगा। तो देखिए बड़े चालाकी से जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सेना बुलाएंगे, लड़ेंगे, जो भी खर्चा होगा वो सब नवाब देगा। लेकिन जब नवाब को ज़रूरत पड़ेगी और ये जब जाएंगे सहायता करने तो इनके सैनिक का जो खर्चा है वो सब किसको देना पड़ेगा, नवाब को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है ना ये तीन है ना ट्रीटी हुई जो शुजाउद्दौला के साथ इन्होंने की थी। दिया है आगे बाय द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये सेकेंड ट्रीटी शाह आलम से देखिए क्या क्या होती है। इम्पीरियर शाह आलम वाज टू रिसाइड एट इलाहाबाद, है ना। तो जो शाह आलम था उसको बोला गया कि आप क्या है इलाहाबाद में रहिए, रिसाइड एट इलाहाबाद एट द कंपनीज प्रिजनर, कंपनी के प्रिजनर के तौर पर, है ना, यहाँ पर आप रहिए, कैदी के तौर पर रहिए, एट द एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपीज़, इसके साथ आप यहाँ पर रहिए और आपको कितना 26 लाख रुपए है ना दिया जाएगा। तो शाह आलम क्या था, मुग़लों का राजा था, तो इतने सारे एरिया को ये लोग ले रहे थे, तो उनको बोले कि आप वहाँ पर रहिए इलाहाबाद में, है ना, कैदी के जैसा ही रहिए, मतलब कैदी मतलब वहाँ पर इनको बंद कर दिए थे, कहीं बाहर जाते वाते नहीं थे, और बोले कि आपको 26 लाख रुपए हम देंगे, है ना। आगे दिया ही वॉज असाइंड इलाहाबाद एंड कोरा सीडेड बाय द नवाब ऑफ अवध, लेकिन बाद में फिर इन्होंने दूसरा क्या बोल दिया कि इलाहाबाद और जो कोरा है ना, इसको आप क्या करिए अवध के नवाब को वापस कर दीजिए, है ना। तो सीडेड है ना, सीडेड माने वापस देना या सौंपना, है ना। तो इन्होंने क्या किया, वापस अवध के नवाब को इलाहाबाद और कोरा दिया। थर्ड देखिए दिया है, मतलब अंग्रेज़ों ने बोल दिया कि आप दे दीजिए। थर्ड है ना दिखा है, देखिए द इम्पीरियर हैड टू इशू अ फिरमन ग्रांटिंग द कंपनी, इसके अलावा जो राजा था उसको ये भी था कि जो अधिकार इनको मिला था, है ना, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए कंपनी को, उसमें भी कुछ इशू था। तो देखिए क्या इशू को कैसे सॉल्व किए, द दीवानी ऑफ बिहार बंगाल एंड उड़ीसा, तो जो बंगाल बिहार और उड़ीसा, पहले तो बंगाल की ही क्या थी, है ना, इनके पास ट्रेड के राइट्स थे, अब कहाँ के मिल गए, बिहार और उड़ीसा के भी। तो द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा द कंपनी एग्रीड टू पे 53 लाख रुपीज़ फॉर द निजामत ऑफ दिस स्टेट्स, है ना। तो कंपनी ने बोला कि हम इन तीनों स्टेट को मिला करके आपको कितना 53 लाख रुपीज़, है ना, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या है प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये तीन है ना क्या थी, संधि थी, ये तीन ट्रीटी थी जो इनके साथ होती है। तो कंपनी इन तीनों जगह में ट्रेड करने के लिए 53 लाख रुपए क्या है देती थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, है ना। तो ये ट्रीटी है ना साइन होती है। आगे देखिए दिया है ड्यूल रूल इन बंगाल डायरकी, तो एक सिस्टम है गवर्नमेंट को चलाने का, ड्यूल रूल,
जिसमें द्वैध शासन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 2 तरीके का है ना गवर्नमेंट होती है। जैसे आप अभी देखते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट, तो यही है ड्यूल गवर्नमेंट। देखिए द ग्रांट ऑफ दीवानी टू द इंग्लिश कंपनी लेड टू अ ड्यूल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो जो दीवानी है ना सिस्टम थी जिसमें पैसा वसूलने का काम किसको मिल गया, वहाँ के बंगाल के राजा को दे दिए, और बाकी मेन जो हेड थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो वही लिखा द ग्रांट ऑफ दीवानी टू द इंग्लिश कंपनी लेड टू ड्यूल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो बंगाल से ये स्टार्ट होता है कि पैसा जो वसूलने का काम था वो सब वहाँ के राजा को दिया गया और खुद ये इसके हेड बन गए, है ना। आगे देखिए द नवाब डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश फॉर हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना। तो जो भी है ना क्या होगा, आंतरिक होगा, है ना, या बाह्य सुरक्षा होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी होगी, इसके लिए जो बंगाल का नवाब होगा वो अंग्रेज़ों के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब क्या करेगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो शासन को चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, बट नॉट द पावर टू डिस्चार्ज। लेकिन किसी भी तरीके का पावर इसको नहीं दिया गया था, है ना, सिर्फ चला रहा था, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार क्या है इसके पास नहीं था। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ऑल द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो जितना भी है ना आर्थिक जो है ना कंट्रोल था, फाइनेंशियल और जो सेना का जो कंट्रोल था, ये पूरा कंट्रोल किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है था। दीज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल ऑफ बंगाल वेयर डिस्टोरियस, है ना, ये सॉरी डिजास्टर्स, है ना। तो ये जो है ना क्या थे, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस थे, परिणाम थे, वो जो बंगाल के लोग थे उनके लिए क्या थे, डिजास्टर्स थे, है ना, या विनाशकारी थे, सही नहीं थे। ये सब जो भी घटना हो रही थी, कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, या जो इसके परिणाम निकल रहे थे, है ना, बैटल ऑफ बक्सर के, वो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं था। द कंपनी डिड नॉट केयर फॉर देयर वेलफेयर। कंपनी पैसा तो ले रही थी, है ना, देखिए ऊपर ही पढ़े हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल ये सब किसके पास था, कंपनी के पास था, अंग्रेजों के पास था, तो वो इनके वेलफेयर के लिए काम क्या है नहीं करते। नवाब डिड नॉट हैव एनी पावर टू हेल्प देम। और नवाब के पास सिर्फ वो नाम मात्र का राजा था, बंगाल का कोई पावर नहीं थी। साइड बाय साइड अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ द यूरोपियंस ओवर इंडियंस। और धीरे धीरे है ना जो अंग्रेज़ों की सुपीरियोरिटी है या यूरोपियन की जो क्या थी, श्रेष्ठता थी, वो भारतीयों के ऊपर क्या है आई, है ना, ओवर इंडियंस, भारतीय लोगों के ऊपर ये श्रेष्ठ क्या है साबित हुए। सुपीरियोरिटी जो यूरोपियंस की थी वो साबित क्या है हो गई। आगे दिया है ओवर इंडियंस वॉज ऑल्सो टू बी इस्टेब्लिश इन इंडियन सोसाइटी। और इसके अलावा इनकी जो जितने भी है ना अलग अलग कल्चर थे वो भी इंडियन सोसाइटी में आए। एंड कल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस समय जो अंग्रेज़ों के कुछ है ना कल्चर थे वो सब भी इंडियंस के ऊपर क्या है इस्टेब्लिश क्या है होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ड्यूल रूल क्या है सिस्टम बंगाल में क्या इस्टेब्लिश हुआ, और इस तरीके से अंग्रेज़ों का इंडिया के ऊपर क्या है कब्जा होता है। तो ये सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पर आज कंप्लीट हो रहा है। इसके है ना कुछ क्वेश्चन है, आप पूरे वीडियो को है ना देख चुके होंगे इसके पहले, यदि नहीं देखें तो देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, और जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर क्या है आपको देना है। थैंक यू।